Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस जनरल साइंस का पार्ट नंबर 1 जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं इसमें। तो जिन भी एग्ज़ाम्स में आजकल नेचुरली सब में जनरल साइंस का पार्ट पूछा जाता है, तो ये मेरे पास जनरल साइंस के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आज तक डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन टेस्ट कह लीजिए, एसएससी कह लीजिए, पीएससी कह लीजिए, और जितने तमाम एग्जामिनेशंस होते हैं उनके सब का ये टेस्ट पेपर है। इसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। ओके, तो जनरल साइंस में सबसे पहला जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फिजिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञान। आज का जो लेक्चर रहेगा वो कई पार्ट्स में मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि वन शॉट में नहीं बनेगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कई पार्ट्स में लेके चलेंगे। पहला पार्ट अपन फिजिक्स देख रहे हैं, तो आइए फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पीड में रहूँगा। मेजरली हिंदी मीडियम चलेगा, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट कीजिएगा। मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं बोलने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सो भौतिक विज्ञान इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहली बात है राशि। राशि को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटीज़ यानी कि राशियाँ कितने टाइप की होती हैं? राशियाँ दो टाइप की होती हैं। ओके, राशियाँ दो टाइप की होती हैं, एक है सदिश राशि और एक है अदिश राशि। ओके, सदिश राशि मतलब कि ऐसी राशियां जिनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, जिनको कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन के सेंस की अर्थात दिशा की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सदिश राशि। एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बलागुण आदि। मीन्स इन इंग्लिश इट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ओके, एंड इम्पल्स एंड टॉर्क। दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशियां, भाई अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशाओं की जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं अपन अदिश राशि। एग्जाम्पल के लिए कह लो द्रव्यमान, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, ये सारी की सारी जो राशियां हैं ये अदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, अब चलिए कुछ बहुत ही स्पीड के साथ राशियों और उनके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं और उनके मात्रक यानी कि जिनमें उनको नापा जाता है वो कौन कौन से हुआ करते हैं। चलो तो कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो राशि, दूसरी तरफ लिख लो उनके मात्रक। ओके, तो हम राशियों के और मात्रक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए राशि लंबाई, लंबाई का मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक की हम बात कर रहे हैं। एसआई मात्रक क्या है? पूरे वर्ल्ड में अब जो सिस्टम फॉलो होता है ना फिजिक्स का, वो जो संस्था कराती है दैट नेम ऑफ दैट यूनियन इज एसआई। उसका एसआई का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एसआई का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो एसआई ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है अपने अंतर्गत रखती है। चलिए, लंबी क्लास है, आराम से डिस्कस करेंगे। जो भी दिक्कत आए आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, पूछिए। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर हुआ करता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा किसमें नापी जाती है भाई? एम्पियर में। ऊष्मा गतिकी ताप यानी कि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट होती है कैंडिला होती है। देन कोण, कोण यानी कि प्लेनर एंगल, समतल कोण। समतल कोण को किसमें नापा जाता है बच्चों? समतल कोण को रेडियन में नापा जाता है। ओके, त्वरण को नापा जाता है मीटर पर सेकेंड में। बलागुण को न्यूटन में, बल को न्यूटन में। जड़त्वागुण को किलोग्राम स्क्वायर मीटर में, किलोग्राम वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। संवेग को नापा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। आवेग को नापा जाता है न्यूटन सेकंड में। कोणीय संवेग की यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है कोणीय संवेग की यूनिट। ओके, नेक्स्ट है दाब को नापा जाता है पास्कल में। शक्ति को नापा जाता है वॉट में, यानी शक्ति यानी पावर, पावर को वॉट में मेजर करते हैं। ओके, एंड पृष्ठ तनाव दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर। जो पृष्ठ तनाव होता है उसको न्यूटन पर मीटर में मेजर करते हैं। और भी राशियां देखते हैं, इनके यूनिट देखेंगे। श्यानता, श्यानता नापी जाती है न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो श्यानता की यूनिट लिख लो न्यूटन सेकेंड पर वर्ग मीटर। मतलब जो विस्कोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये होती है श्यानता की यूनिट। ओके,
देन क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, आयतन घर मीटर यानी कि मीटर क्यूब, चाल मीटर पर सेकंड में, कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी जो नापी जाती है वो रेडियन पर सेकंड में नापी जाती है। देन उसके बाद आपका आवृत्ति को हर्ट्ज में नापना पड़ता है, विशिष्ट ऊष्मा को जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, यस विशिष्ट ऊष्मा सी से डिनोट करते हैं इसको, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ओके पर केल्विन, यस जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में इसको नापा जाता है। विद्युत आवेश को वोल्ट कूलाम में नापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है, विद्युत धारिता को फैराडे में नापा जाता है, ओके प्रेरक को हेनरी में नापा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेंस में, एंड प्रदीप्ति घनत्व को नापा जाता है लक्स में। ये थोड़े से नए, इनको याद कर लीजिएगा। ज्योति फ्लक्स को वेबर में और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में और प्रदीप्ति घनत्व को लक्स में। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है और ये जो प्रकाशीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। हाँ, आप कुछ लिख लीजिए कि जो 1 माइक्रोन, तो जो 1 माइक्रोन होता है वो लंबाई नापने की यूनिट है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर हुआ करता है, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। ओके, इसको मिलीमीटर में लिखना चाहें तो 1/1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, अर्थात 0.001 mm। 1 माइक्रोन में इतने मिलीमीटर हुआ करते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष की बात कर लेते हैं। 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है बेटा? लाइट ईयर में डिस्टेंस नापी जाती है, प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है, और एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है डिस्टेंस इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान से नोट कर लो, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर के आसपास हुआ करती है एक प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। चलिए, तो ये तो हो गई कुछ जल्दी से इम्पोर्टेंट बातें। ओके, अब डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनीशन वगैरह। चलिए, तो पहला आ रहा है न्यूटन के गति के नियम। सबको पता होगा न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम ये कहलाते हैं। तो आइए न्यूटन के 3 नियमों को डिस्कस करते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल काम ना करे। If a body is in rest, it will continue its rest. If a body is in motion, it will continue its motion until and unless an external force applied on it. Okay? तो यही बात कहलाती है भैया न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम अंतर्निहित है, क्योंकि उदाहरण के लिए एक गतिशील वस्तु पर सवार व्यक्ति वस्तु के अचानक रुक जाने की वजह से आगे की ओर झुक जाता है, एवं स्थिर वस्तु के अचानक गतिशील हो जाने से व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है, कंबल कोट को डंडी से प्रहार करने पर धूल कण जड़ जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। पूछा जा सकता है कि ये किस नियम से संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। चलिए अगला द्वितीय। तो पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि किसी भी वस्तु में जब तक आप बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक आपकी वस्तु की स्थिति माफ कीजिएगा, तब तक उसकी विरामावस्था गत्यावस्था में नहीं बदलेगी, और गत्यावस्था विरामावस्था मतलब इट विल नॉट चेंज रेस्ट इनटू मोशन, मोशन इनटू रेस्ट। एक चीज़ और है टेक्निकल लेवल में कि ये अपने यूनिफॉर्म मोशन को भी नहीं ब्रेक कर पाएगी, मतलब एक समान गति से चल रही है तो उसमें भी बदलाव करने में असमर्थ रहेगी जब तक कि आप बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं न्यूटन का सेकेंड नियम। तो भाई फिजिक्स चल रही है, जनरल साइंस चल रहा है, जीएस चल रहा है। ओके, जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। हाँ, और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी फिलहाल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड नियम कहता है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होता है ए, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है ना, तथा त्वरण की दिशा में बल की दिशा होती है। त्वरण नियम से बल का व्यंजक, त्वरण के नियम से, इस नियम से जो बल का व्यंजक निकलता है, जो इसके से फोर्स का फॉर्मूला निकलता है, वो निकलता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे जो फॉर्मूला निकलता है फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। उदाहरण, क्रिकेट का बॉल कैच लेते समय
खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे और कील को अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जो हैं ये न्यूटन के द्वितीय नियम के एग्जाम्पल हैं भाई, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है न्यूटन का? तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। उदाहरण के लिए तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली निकलने के बाद पीछे की ओर झटका लगना, ओके, रॉकेट का आगे की तरफ बढ़ना, नाव से जमीन कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में पीछे की ओर हटना, ये सब न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिए। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के गति के तृतीय नियम एवं संवेग संरक्षण के नियम को अभिव्यक्त करता है। तो ये जो रॉकेट प्रणोदन होता है, रॉकेट जो थ्रस्ट करके ऊपर की ओर जाता है, ये किसकी वजह से होता है? ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम की वजह से और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। भूस्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के भूस्थिर कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर होती है। देखो यार, ये अर्थ की सतह है, इसके ऊपर जो होते हैं हमारे सैटेलाइट होते हैं, इनका नाम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे जैसे अर्थ घूमती है ना, वैसे वो सैटेलाइट भी घूमा करते हैं। तो इनकी जो हाइट बोली गई है अर्थ के सरफेस से वो 35,800, तो आप इसको डायरेक्टली लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास इसको याद कर सकते हैं। तो 36,000 किलोमीटर की स्पीड के आसपास इसका हुआ करता है। ओके, चलिए जी, अगला क्वेश्चन, अगला है कंसेप्ट पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, आप किसी पत्थर को लो, जमीन की सरफेस पे खड़े होकर इतनी जोर से हवा में उछालो कि ये धरती को छोड़ करके मतलब छोड़ के अर्थ के ग्रेविटेशन जोन से बाहर हो जाए, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण रेंज से बाहर हो जाए, चला जाए धरती को छोड़ करके, है ना जी। तो ये जो कहलाएगा आपका ये आपका कहलाएगा पलायन वेग। क्या कहलाएगा आपका? पलायन वेग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। अब याद रखिएगा यार, आप चाहे तो आप किसी पत्थर को फेंको अर्थ से, या हाथी को उठा के फेंक दो, या इतने बड़े हाथी को फेंक दो, दोनों के लिए आपको पलायन वेग बिल्कुल सेम लगेगा। मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है। जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है, जो पलायन वेग होता है, वो बेटा मास पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लें, हाँ जी अब ठीक है। चलिए, तो जो पलायन वेग होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो सबके लिए सेम होता है ना। डिपेंड ये करता है आप कौन से प्लैनेट पे हो। चलिए, तो ये हो गई भैया अपना पूरा मैकेनिक्स का पार्ट, इसको कर लिया न्यूटन्स का नियम। अब अगली बात करते हैं, अब आती है बेटा एनर्जी, ऊष्मा। ऊष्मा को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हीट। ओके, ऊष्मा पढ़ने वाले, हीट पढ़ने वाले हैं तो चाहे भाई टॉपिक डाल लो, हीट पढ़ेंगे अपन। चलो भाई, हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसमें हम गर्माहट की अनुभूति, जिसमें हम वस्तु की गर्माहट की अनुभूति होती है। काले रंग की सतह ऊष्मा की सबसे अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने के लिए बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काले रंग से रंगा हुआ होता है, ठीक है ना। सफ़ेद रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक किया जाता है। चलिए, ये हो गई ऊष्मा की बात। अब आ जाइए ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होता है। मतलब जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव जो होती है वो ट्रांसफर हुआ करती है। ओके, तो ध्वनि जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव जो होती है ट्रांसफर होती है। ओके, ध्वनि की तीव्रता जो होती है डेसिबल में नापी जाती है। इंटेंसिटी साउंड की कितनी है, इसको इंटेंसिटी को डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। माध्यम का ताप और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बेटा याद रखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे मीडियम का तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी अगर, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी स्पीड जो होगी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए। तो माध्यम का ताप तथा आर्द्रता बढ़ने से जो होती है स्पीड बढ़ जाती है। माध्यम का घनत्व कम होने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर आप माध्यम का घनत्व आप कम करोगे, देखो अगर डेंसिटी आप कम करोगे, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड जो होगी साउंड की बढ़ जाएगी, है ना। याद रखिएगा, अगर माध्यम यानी मीडियम की डेंसिटी अगर कम करोगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मीडियम की डेंसिटी जितनी कम होगी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का √3p/ρ, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। एग्जैक्टली शायद मुझे याद नहीं, बट रो नीचे आ रहा है, रो को बोलते हैं घनत्व। तो घनत्व घटेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हुआ करता है ना।
3p/ρ। प्रेशर वेव का फॉर्मूला 3p/ρ इस टाइप से जाता है। गैस में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अगर आप डेंसिटी घटाएंगे तो आपकी स्पीड जो हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के लॉजिक ये है कि अगर आप माध्यम का घनत्व घटाते हैं तो स्पीड जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, है ना। अगला है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। बिल्कुल सही बात है, इसी फॉर्मूले से आता है। एक्चुअली पी जो होता है वो रो के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप पी को 2 गुना करोगे तो रो भी 2 गुना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पी प्रोपोर्शनल टू रो। मतलब आप यदि किस प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे रो उतना ही गुना हो जाएगा। रो मतलब डेंसिटी उतना ही गुना हो जाएगी। इसलिए प्रेशर बढ़ाने से ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड में देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। चलिए फिजिक्स ही चल रहा है, गलती से फिजिक्स मिट गया, फिर से लिख देता हूँ FHYSICS फिजिक्स। चलो आगे आ जाओ। अब पढ़ते हैं बच्चों दर्पण। दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, है ना। अब दर्पण पढ़ने वाले हैं भैया। चलिए मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, लिख लो इंग्लिश में। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बेटा, अवतल उत्तल। अवतल का डायग्राम बचपन से याद किए होगे। ये अवतल होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ होता है, इसको अवतल बोलते हैं। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ होता है, उल्टा बोल गया मैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ होता है उसे अवतल बोलते हैं। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल। ये देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उठा हुआ है, तो इसे उत्तल बोलेंगे। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ है, इसे अवतल बोलेंगे। सही है, ये अवतल हो गया, उत्तल हो गया। हाँ, अवतल दर्पणों को क्या बोलते हैं भैया, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो रेस को करता है क्या करता है, कन्वर्स करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। बट इसको आप रेस दे दोगे तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्स कर देगा। तो इसको बोलते हैं अपन, ये डाइवर्स कर रहा है तो इसको बोलते हैं अपसारी। और इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। हिंदी में बोलते हैं अभिसारी कन्वर्जिंग को। और ये कैसा मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग को हिंदी में बोलते हैं अपसारी। ओके, तो ये अपसारी दर्पण होता है और ये अभिसारी दर्पण होता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना, पेरिस्कोप को परिदर्शी भी बोलते हैं। और कैलेडोस्कोप भी बोलते हैं। कैलेडोस्कोप मतलब बहुरूपदर्शी। ओके, कैलेडोस्कोप मतलब बहुत बहुरूपदर्शी में यूज़ होता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। सही बात है भाई। टेलीस्कोप में जो पेरिस्कोप में जो 2 प्लेन मिरर होते हैं वो एक दूसरे से, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस्कोप में दोनों मिरर एक दूसरे से कितने पे होते हैं, 45 डिग्री पे हुआ करते हैं। इन पेरिस्कोप द 2 मिरर्स आर सिचुएटेड एट 45 डिग्री टू ईच अदर। ओके, जबकि कलाइडोस्कोप में 3 आयताकार। हाँ, सवाल उठता है कलाइडोस्कोप में कितने मिरर यूज होते हैं, हाउ मेनी मिरर आर यूज इन कलाइडोस्कोप, आंसर 3 मिरर। तो कलाइडोस्कोप में 3 मिरर यूज होते हैं और एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे रहते हैं, ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में, हजामत मतलब कि दाढ़ी बनाने वाले शेविंग मिरर, और परिवर्तन दूरबीनों में, सर्च लाइट में, मोटर गाड़ी की हेडलाइट में, टॉर्च में, दंत चिकित्सक द्वारा कान और नाक गले के आंतरिक भागों की जांच के द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के चाल हेतु साइड रियर मिरर में, बैक मिरर में, सड़कों पर बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में तथा प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो इतनी जगह पे आप यूज़ करते हैं कौन से मिरर का, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल और अवतल दर्पण के यूजेस मैंने बता दिए। चलिए अगला बोलते हैं प्रकाशिक घटनाओं के व्यवहारिक परिणाम। मतलब जो अपनी जो डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेनल्स होती हैं, प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, उनके जो परिणाम आते हैं सामने की तरफ, मतलब जो अपन को दिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, वो क्यों होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, आइए इन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जैसे पहला अपवर्तन। अब अपवर्तन की वजह से, अपवर्तन मतलब इंग्लिश में रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या परिणाम सामने आते हैं जरा ये जान लो। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण जल में आंशिक तिरछी डूबी हुई छड़ सतह पर मुड़ी नजर आती है। तारों का टिमटिमाना, जल से भरे बीकर में अवस्थित सिक्के का ऊपर उठाई देना, सूर्योदय और सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखना, जल के अंदर मछली की वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ना, पानी से भरे बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है भैया, चलो अगला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कहाँ पे होता है, देखो जरा फील करो इस बात को। तो भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं हैं इंद्रधनुष का बनना, हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना,
पानी में बुलबुले का चमकना, मरुस्थल में मरीचिका का दिखाई पड़ना, जल में डूबी खोखली परख नली का चमकीला दिखाई पड़ना, कांच में कांच के चटके हुए भाग का चमकीला दिखाई पड़ना, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये जो होते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं इनमें सब में। चलिए अगली घटना की बात करते हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक ना। प्रकीर्णन क्या होता है भाई? लाइट का बिखरना जो होता है वो प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। समुद्र और आकाश का रंग नीला दिखाई देने की वजह क्या है? प्रकीर्णन। तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना पड़ता है। चलिए अगला नेक्स्ट है व्यतिकरण। साबुन के बुलबुलों का रंगीन तथा जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल का सूर्य प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ना व्यतिकरण मतलब कि इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। ये जो होता है ये इंटरफेरेंस की वजह से हुआ करता है। चलिए अगला मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। अब बात करते हैं ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। बार बार मैं फिजिक्स मिटा देता हूँ जबकि फिजिक्स ही चल रहा है। ह्यूमन नेत्र की बात कर लेते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान कार्य करती है तथा आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जो इमेज बनती है फाइनली वो रेटिना पर बना करती है। फाइनल इमेज जो बनती है वो रेटिना पर बनती है। रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएँ होती हैं जिसमें दंड तथा शंकु प्रमुख हैं। यार मतलब कि दो शेल्स होती हैं, एक को कहते हैं कोन शेल, ओके, और ये क्या है? दंड कह रहा है ना इसको, एक को दंड लिखा हुआ है, ओके। दो शेल होती हैं, वो बायो का पार्ट है, बता देंगे आगे पीछे, बच्चे लिख देंगे कमेंट बॉक्स में जो बायो के बच्चे हैं। तो रेटिना में प्रकाश कौन शेल और क्या होती है, चलो छोड़ो। रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिनमें दंड और शंकु प्रमुख हैं। हाँ याद आ गया, रॉड सेल, करेक्ट, रॉड। तो कोन सेल एंड रॉड सेल हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिनमें दंड और शंकु यानी कि कोन सेल एंड रॉड सेल जो होती है वो मेन हुआ करती हैं। ये इनके नाम है ना। कोन शेल जो होती है वो तीव्र प्रकाश में संवेदी होती है मगर मंद प्रकाश में। हाँ याद रखना, जो मतलब कोन शेल होती है ना, कोन शेल CONE, कोन शेल यानी जिसको शंकु कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये जो होती है ये जब लाइट ज़्यादा होती है, हाई लाइट, कोई हाई इंटेंस लाइट या इंटेंस लाइट बोल लो, तो जब ज़्यादा तेज लाइट होती है उस समय ये एक्टिवेट होती है। ये लो लाइट में काम नहीं करती है, ठीक है ना। मगर जो दंड यानी कि रॉड शेल जो होती है, रॉड शेल, ओके, ये जो रॉड सेल होती है, सेल SEL, चलिए, तो ये रॉड सेल होती है, ये जो होती है ये लो लाइट इंटेंसिटी के लिए, मतलब कम प्रकाश के प्रति ये संवेदी हुआ करती है ना। अधिक प्रकाश में संवेदी नहीं होती है, ये कम प्रकाश में संवेदी हुआ करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं, निकट दृष्टि। अब बात करते हैं, चलो देख अगला हो गया, अंधेरे अथवा काफ़ी कम प्रकाश में वस्तुओं को दंड कोशिका के द्वारा देखा जाता है। हाँ आप बताया ना मैंने कि जो रॉड सेल होती है वो लो लाइट में काम करती है। तो आप अगर अंधेरे में हो तो आपको किस सेल से देखोगे? आप रॉड सेल का यूज़ इस्तेमाल करोगे, ठीक ना। तो अंधेरे में ऐसे इसको याद कैसे कर सकते हो? देखो अंधेरे में इंसान को क्या सहारे की जरूरत पड़ती है? लकड़ी। तो लकड़ी किसके जैसे होती? रॉड के जैसे होती ना। तो अंधेरे में किसका यूज़ करोगे? रॉड सेल का, समझ गया ना। तो इसका ऐसे इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अंधेरे तथा काफ़ी कम प्रकाश में वस्तुओं को दंड कोशिका के द्वारा देखा जाता है। अगला निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में विग्रसित आँख निकट की परंतु स्पष्ट देख सकती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकती है। मतलब पास की चीज़ें देख सकते हो, दूर की चीज़ें आप नहीं देख सकते हो। इसको बोलते हैं अपन निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित आँख दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकती। अगर आप दूर दृष्टि दोष है तो आप दूर की चीज़ें देख सकते हो बट पास की चीज़ें नहीं देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, मतलब कि जो मुझे हो रखा है जिसे मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस, तो दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसमें कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है? अवतल का। अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल हुआ करता है। कैसे याद करोगे? दूर, दूर में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है, ऊ फॉर उत्तल, ओके। दूर मतलब उत्तल। पास, पास में किसकी मात्रा है? तो दूर उल्टा हो गया ये तो,
हाँ दूरदृष्टि दोष, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरदृष्टि दोष की बात करोगे तो दूरदृष्टि दोष में पास का नहीं दिखाई देगा तो लेंस इस्तेमाल करोगे उत्तल, मगर पास में आ की मात्रा है तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करोगे। ये याद करने के तरीके हैं, थोड़ी सी ट्रिक बन जाती है तो बच्चों को याद हो जाता है जल्दी से। चलो एक और होता है यार जरा दृष्टि दोष। इसमें जरा दृष्टि दोष को बाईफोकल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। जरा, जा और रा, ओके, इसको बाईफोकल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। देन अबिंदुकता, अबिंदुकता मतलब एक और तरीके का दोष होता है, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए, दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं, इसको यूज़ करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो ये हो गए कंसेप्ट अपने पूरे, ऑलमोस्ट क्या, हाँ हो गए। अब आइए धड़ाधड़ बात कर लेते हैं आविष्कारकों की, है ना, खोज एवं आविष्कारक। तो बेटा बना लो जल्दी से वीडियो की, आप स्पीड स्लो कर लेना अगर आपको लिखना हो तो। एक तरफ लिखो आविष्कार, खोज, प्रतिपादन और दूसरी तरफ लिखो आविष्कारक, मतलब किसने खोज करी है और किसकी खोज करी है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो किसने खोज करी है, किसकी खोज करी है वो लिखने वाले हैं। तो लिख लीजिए आविष्कार, खोज, प्रतिपादन, मतलब यहाँ तीनों तरफ आ जाएगा। अगर आविष्कार किया है तो आविष्कार की बात कर लो, है ना। आविष्कार मतलब बनाना किसी चीज़ को, ठीक ना। खोज मतलब कि वो खुदाई करना, कुछ करने जा रहे थे, पता चला खोजना कुछ और था और मिल गया, मतलब इसमें चांस डिपेंड है, इसमें मेहनत भी डिपेंड है ना। और प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब कि रूल बताना, कोई सिद्धांत देना कि ये ऐसा होता है। और यहाँ पर इसके संबंधित वैज्ञानिक के नाम राइट साइड में, इनके आविष्कारक, वैज्ञानिक, खोजकर्ता, प्रतिपादक जो भी हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। बेटा वो ले ले उससे, ठीक है ना। यस, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ, पहला है ताप का गतिवादी सिद्धांत, मतलब ताप का मतलब कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ, एक तरीके से टेम्परेचर के लिए ताप का गतिवादी सिद्धांत किसने दिया, केल्विन ने। फिल्म तथा फोटोग्राफी का सामान किसने खोज किया, किसने मतलब आविष्कार किया, फिल्म तथा फोटोग्राफी का सामान, जॉर्ज ईस्टमैन कोडक, ओके, इसीलिए कोडक के नाम से चलता है कैमरा, ओके, जॉर्ज ईस्टमैन कोडक। देन जेनेटिक कोड और कृत्रिम जीन, जेनेटिक कोड और कृत्रिम जीन की जो खोज की थी, जो है ना, इसको करा हरगोविंद खुराना। नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की लिपि जो बनाई थी वो बनाई थी लुइस ब्रेल ने। रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी की जो खोज की थी वो थी जी मार्कोनी। विद्युत धारा तथा बैटरी की खोज की वोल्टा ने। आनुवांशिकता के नियम ग्रेगरी मेंडल, आनुवांशिकता के नियम जो थे उनका पूरा नाम था ग्रेगरी मेंडल, ओके। विद्युत धारा और बैटरी जो पहली बनाई थी वो बनाई थी वोल्टा ने, मतलब पहले ऑब्वियसली जिसने पहली वो बैटरी बनाई होगी उसने पहली बार विद्युत धारा भी फ्लो की होगी, तो क्या नाम था उनका, वोल्टा। पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाई थी पहली बार। टाइपराइटर का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथल शोल्ज ने। ट्रांजिस्टर डब्ल्यू शोकले ने। बैरोमीटर टोरिसिली ने। रडार बनाया था एच टेलर और लियो सी यंग ने रडार बनाया था। वायुयान राइट ब्रदर्स। फाउंटन पेन लेविस ई वाटरमैन। मोटर कार बनाई थी हेनरी फोर्ड ने, मोटर कार का निर्माण। ऑटोमोबाइल कार्ल बेंज, ऑटोमोबाइल जो चल रहे हैं वो कार्ल बेंज की देन है, ओके। टेलीफोन ग्राहम बेल, माइक्रोफोन भी ग्राहम बेल। हेलीकॉप्टर ओहमिशन हेलीकॉप्टर। स्पेक्ट्रोस्कोप बुनसेन ने बनाया था। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम अध्ययन करने की डिवाइस। चलिए कुछ और हो जाए। लीवर का सिद्धांत, अपेक्षिक घनत्व, लीवर का सिद्धांत और अपेक्षिक घनत्व जो दिया है वो आर्किमिडीज ने दिया है। कैस्कोग्राफ जेसी बोस ने, कैस्कोग्राफ दिया है जेसी बोस ने। बुद्धि परीक्षा का जो सिद्धांत है वो दिया है, बुद्धि परीक्षा इंटेलिजेंसी टेस्ट, वो विनेट ने दिया था, ओके। बुद्धि परीक्षा का सिद्धांत विनेट ने दिया था। शॉर्ट हैंड का सिद्धांत पिटमैन ने दिया, शॉर्ट हैंड जो होता है वो पिटमैन ने दिया। देन लोकोमोटिव का खोज किसने किया, लोकोमोटिव भाप का इंजन, रिचर्ड ट्रवथिक, इसने
किसका? आपका लोकोमोटिव। गन पाउडर रोजर बेकन, एक्स किरणों की खोज W.C. रॉन्टजन ने, परमाणु विखंडन की खोज रदरफोर्ड ने, रमन प्रभाव C.V. रमन ने, टेलीस्कोप गैलीलियो ने, सेफ्टी रेजर जिलेट ने, वाह कंपनी का नाम भी जिलेट है, छापने की कला गुटेनबर्ग, लिफ्ट एलिसा ग्रेव ऑटिस ने, नाभिकीय रिएक्टर ए फर्मी ने, भाप का इंजन जेम्स वॉट ने। देखो भाप का इंजन जेम्स वॉट है, परंतु जो लोकोमोटिव है वो है रिचर्ड ट्रवथिक, साइकिल मैकमिलन, रिवॉल्वर कोल्ट, गैस इंजन, भाप इंजन नहीं गैस इंजन डैमलर, सेफ्टी लैंक हैम्फ्री डेवी, रेफ्रिजरेटर जेम्स हैरिसन एंड ए कैटलीन, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिशन। इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन, डायनामो माइकल फेराडे, टेलीविज़न J.L. बेयर्ड, लॉगरिदम जॉन नेपियर, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, कॉस्मिक किरणें R.A. मिल्कन, थर्मस फ्लास्क डेवर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, रेखा गणित की स्थापना यूक्लिड, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की खोज डेनियस गैब्रिएल फ़ारेनहाइट, विद्युत विच्छेदन के नियम माइकल फेराडे, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक, मानसिक विश्लेषण फ्रायड, गुरुत्वाकर्षण गति के नियम आइजैक न्यूटन, डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल, यूरेनियम का विखंडन एटम बॉम्ब ऑटो हॉर्न, ऑक्सीजन J. प्रिस्टले, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, क्लोरीन शीले, परमाणु संरचना बोहर नील्स बोर एंड पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, पोर्टलैंड जो सीमेंट है वो है जोसेफ एप्स डीन। तो ये सारे साइंटिस्ट हो गए फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, ऊर्जा उपकरण ऊर्जा रूपांतरण, मतलब कि ये उपकरण बताता हूँ मैं जो ऊर्जा रूपांतरण के लिए इस्तेमाल होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण। पहला, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमारे सारे फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरी वाइज हमने क्लियर कर लिया। तो अगले चैप्टर में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।